नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इजराइल हमास के खिलाफ तो जंग लड़ ही रहा है, लेकिन ईरान ने जो हमला किया उससे इजराइल तिलमिलाया हुआ है। हालांकि अब तक इजराइल ने ईरान को बारूदी जवाब नहीं दिया है, लेकिन इजराइल बदला लेगा नहीं, ऐसा लगता नहीं है। दरअसल इजराइल और ईरान में तनातनी बढ़ती जा रही है। इजराइल आर पार के मूड की तैयारी में है। अमेरिका और यूरोपीय देश नहीं चाहते कि इन दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बिगड़ें। अगर इजराइल ने हमला किया तो क्या होगा, और दुनिया भर में जो जंगी हालात हैं, क्या वो तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको इजराइल ईरान पर सबसे बड़ा सर्वे दिखा देते हैं। सर्वे में पूछा गया पहला सवाल आपके सामने ये: ईरान और इजराइल के बीच जंग का कसूरवार आप किसे मानते हैं? जब इस सर्वे सामने किया गया तो ईरान को 43% लोग कसूरवार मानते हैं, जबकि इजराइल को 34% लोग कसूरवार मानते हैं। वहीं 23% लोग कह नहीं सकते की बात कह रहे हैं। तो ये जो सर्वे का पहला सवाल था, यह अपने आप में इशारा दे रहा है कि इस तनातनी के बीच दरअसल कौन असल में जिम्मेदार है, जनता क्या सोचती है, जिससे हमने सवाल पूछे। अधिकांश लोग ईरान को इसका जिम्मेदार मानते हैं कि सबसे पहले ईरान ने हमला अपने ड्रोन, अपनी मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों के जरिए इजराइल पर किया। हालांकि इजराइल के आयरन डोम ने उन्हें तबाह कर दिया, लेकिन इसके बाद अब इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट की बैठक बुला रहा है। ये तय कर रहा है कि उसे जवाब किस तरीके से देना है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देश इसमें सावधानी बरतने को कह रहे हैं, लेकिन इजराइल मानेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि शुरुआत ईरान ने की है। और ईरान इजराइल जंग से दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है, ये हमारा इस सर्वे में दूसरा सवाल था। तो लोगों से जब जवाब मांगे गए, पूछा गया, तो 22% लोगों ने कहा तीसरे विश्व युद्ध का डर है। वहीं 20% लोगों ने परमाणु जंग की बात कही। 52% लोगों ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का डर जताया, और 6% लोगों ने कहा कि वो कुछ स्पष्ट कह नहीं सकते। जाहिर सी बात है, जंग ईरान इजराइल के बीच होगी तो मिडिल ईस्ट का वो इलाका जहां से तेल निकलता है, वहां से तेल की आमद और तेल का दूसरे देशों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा 52% लोग तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से डर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इसके जरिए जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उनकी जेब पर खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, और इसके चलते माल भाड़े और दूसरी चीज़ों में भी हो रही बढ़ोतरी से ज़रूरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। ईरान और इजराइल जंग में दुनिया को सबसे बड़ा डर क्या है, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। और इस जंग डर में सबसे बड़ी बात जो है वो 52% लोग कह रहे हैं, जिनका कहना है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी सबसे बड़ा डर है। वहीं 22% लोग तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, 20% लोग परमाणु जंग की, और 6% लोग कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार, और सुधाकर जी हमारे साथ मेजर जनरल जुड़ेंगे जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर होंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे ही मेरा सवाल है, ये इजराइल और ईरान के बीच में जो हालात बिगड़ रहे हैं, लोगों से हमने सवाल पूछे तो 22% लोगों का डर ये कह रहा है कि यहाँ पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है। इन दोनों देशों के बीच जंग इस पूरे इलाके में कितना माहौल खराब कर सकती है, और उसके चलते पूरी दुनिया में? संजीव जी। देखिए राजीव जी, ये जो वेस्ट एशिया में जो हालात बने हैं, ये इस पूरे क्षेत्र के लिए भी चिंताजनक है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी ये एक बड़ी चिंता का कारण है। पहले से ही दो युद्ध चल रहे थे, और ऐसे में अब इजराइल और ईरान के बीच में यदि युद्ध छिड़ जाता है तो जाहिर है कि इसका बड़ा नकारात्मक असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है मिडिल ईस्ट रीजन, जिसे हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं,
ये ऑयल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया में जो ऑयल सप्लाईज के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। और जाहिर है कि यदि युद्ध छिड़ता है तो वहां पर जो ऑयल सप्लाईज हैं, सप्लाई चेन्स हैं, वो डिसरप्टेड होगी और ऐसे में जो ऑयल के जो दाम हैं जिनके ऊपर पहले से ही युद्ध की आशंकाओं की वजह से असर पड़ने लगा है, वो ज्यादा बढ़ सकता है। और जाहिर है कि पहले से ही रशिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स थी पहले से ही प्रभावित थी और ऐसे में एक जो बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो ऑयल से संबंधित है, यदि यहाँ पर एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है, स्टेट टू स्टेट वॉर शुरू हो जाता है, तो जाहिर है कि तेल के दाम गंभीर रूप से प्रभावित होंगे और इसका असर जो है मुद्रास्फीति पर पड़ेगा। विश्व पहले से ही इन्फ्लेशन की क्राइसिस से जूझ रहा है, कोरोना की पैंडेमिक रही हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो और अब ऐसे में एक नया युद्ध अगर छिड़ जाता है तो पूरे विश्व के जो आर्थिक तंत्र पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। इसी वजह से इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता है। लेकिन जहां तक इस युद्ध की प्रकृति का प्रश्न है, तो मैं मेरे असेसमेंट के मुताबिक विश्व की जो महाशक्तियां इस युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहेंगी। आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जो फोन से वार्ता हुई थी इस ईरानियन हमले के बाद, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इजराइल जो भी रिस्पांस करने के बारे में विचार कर रहा है ईरान के विरुद्ध, उसमें अमेरिका सीधा पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। और वहीं इस बात की भी संकेत हैं कि रशिया और ईरान के बीच का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ रहा है और रशिया कई एडवांस वेपन सिस्टम्स ईरान को प्रोवाइड करा सकता है और ईरान जब अपनी रक्षा की तैयारियों में संलग्न है तो रशिया उसके साथ क्लोजली कोलैबोरेट कर सकता है। लेकिन रशिया भी नहीं चाहेगा कि वो ईरान के साथ इस युद्ध में कोई सीधा पार्टिसिपेशन करे, क्योंकि राजीव जी, महाशक्तियां इस बात को जानती हैं कि यदि उन्होंने इस युद्ध में सीधा पार्टिसिपेशन किया, महाशक्तियों के बीच में यदि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया तो उसी समय तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। मेजर जनरल सुधाकर जी से बात कर लेता हूं। वर्तमान समय में यदि ऐसा रखा है वहां से मेजर जनरल सुधाकर जी की तरफ रुख कर लेता हूं। मेजर जनरल, अगर रशिया और यूएस अपने को दूर रखने की बात कहते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर जैसे खतरे को तो कम करता है, लेकिन इजराइल क्या चुप बैठ जाएगा? और अगर इजराइल चुप नहीं बैठेगा तो ये वॉर कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों की बाउंड्रीज तो मिलती नहीं है, ये एयर वॉर ज्यादा होगा। राजीव, बहुत धन्यवाद। जहां तक आपकी सवाल है, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि आम लड़ाई कोई दो देश के बीच में होता है। आम लड़ाई, आप विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की उदाहरण ले लीजिए, या और कोई जैसे कि डेजर्ट स्टॉर्म 1 या 2 या अभी यूक्रेन या रशिया, इसमें क्या होता है, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होती है, बाउंड्री होती है दोनों देश के बीच में। यहाँ पे करीब 1800 से 2000 किलोमीटर की दूरी पे दो देश हैं, इजराइल मेडिटेरियन कोस्ट और ईरान जो है इस तरफ पर्शियन गल्फ की तरफ है। तो आपस में डिस्टेंस ये होने के नाते 1800 से 2000 किलोमीटर होने के नाते युद्ध का जो बेसिक पैरामीटर है, जो आम आदमी की समझ में ये एक बहुत ही विशेष अंतर आता है। तो ये अंतर आने की वजह से क्या होता है कि लड़ाई जब होगी तो ये स्टैंड ऑफ अटैक या हवाई जहाज या ड्रोन के जरिए से या मिसाइल के जरिए से, रॉकेट के जरिए से, आर्टिलरी गन के जरिए से किए जाएंगे। ये बूट्स ऑन ग्राउंड, जैसे इन्फेंट्री पैदल मार्च करके जाता है, टैंक्स मार्च करते हैं, ऐसा लड़ाई नहीं होगी। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये वेस्ट एशिया में शिया और सुन्नी की लड़ाई जो है पिछले 1400 साल से चलती आ रही है। ये हाल ही चाइना ने ब्रोकर करके सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में समझौता किया था, डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग और मिशन उनके एक्सचेंज हुए थे, और साथ ही अमेरिका के इनिशिएटिव पे अब्राहम एकॉर्ड का काफी आगे पहुंच चुके थे। 7 अक्टूबर जब ये हमला हमास ने किया इजराइल के खिलाफ, सुनने में आया है, ओपन मीडिया में ये पढ़ने में आया है कि 15 से 30 दिन के गैप था अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में समझौता पहुंचने के लिए। इसी के साथ ये भी कह देना चाहता हूं कि चाइना के फैलाव या इनिशिएटिव के मध्य नजर रखते हुए ये भी पैलेस्टाइन, इजराइल और ये जो मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं इनके बीच में
एक समझौता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कहना यह चाह रहा हूं कि सामने जो चीजें नजर आ रहे हैं इसके पीछे काफी गंभीर स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है। चाइना नहीं चाह रहा है कि अमेरिका का अब्राहम अकॉर्ड की सक्सेस हो। अमेरिका नहीं चाह रहा है कि चाइना का जो पेनिट्रेशन है, आप हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरह समझ में आएगा जब मैं कहूंगा कि ईरान के लिए चाइना ने कमिटमेंट दे रखा है $400 बिलियन से ज्यादा अगले 25 साल में ये खर्चा करने जा रहा है, जिसमें से तकरीबन 50-65 बिलियन ऑलरेडी कमिटेड है ईरान के साथ। इसी तरह आप अगर सऊदी अरेबिया की बात लेते हैं 65 बिलियन। कोई देश नहीं है वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में जहां पे चाइना अपना पैसा कमिट नहीं किया है। इजराइल समेत जॉर्डन भी है, लेबनान है, आप इराक में ऑलरेडी कर रखे हैं। जैसे आईएमएफ की बात करते हैं, हिंदुस्तान ने प्रपोजल दिया था G20 में, उसको काउंटर करने के लिए चाइना की प्रभाव पे टर्की और इराक के बीच में एक पर्शियन गल्फ से एक सेपरेट एक रूट बन रहा है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी। ये सीधा ले जाएगा यूरोप को, उसको काउंटर। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सवाल आप कर रहे हैं राजीव, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, किसी को अभी युद्ध की जरूरत नहीं है। विश्व ऑलरेडी थक चुकी है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं मेजर जनरल, विश्व थक चुका है इस तरीके के वॉर से, इस तरीके के युद्ध से किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये कि प्रोवोक कौन करता है, इसको बढ़ाता कौन है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, अजय जांडियाल, जो लगातार भारत पाकिस्तान सीमा से कवरेज भी देते रहते हैं, आईबी और एलओसी के आसपास से। इजराइल और ईरान के बीच बड़ी तनातनी दिख रही है अजय, और इस बीच भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। इस मसले पर भारत की तैयारियां क्या हैं? देखिए राजीव, इस चीज को हमें समझना होगा कि भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ये युद्ध जो है वो आगे एस्केलेशन इसमें कभी भी हो। चाहे आप देखें, चाहे रूस रशिया का जो वार चल रहा था, चाहे इसके अलावा आप देखें उससे पहले जो जंग चल रही थी, उसमें भारत ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है, जिसमें उस जंग को कहीं ना कहीं खत्म हो सके, जितनी जल्दी हो सके। और इस वक्त भी, क्योंकि भारत एक चीज समझता है, सरकार एक चीज समझती है कि युद्ध का मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होने वाला। और खासतौर पे अगर आप देखें तो जब दुनिया में रिसेशन के बड़े बड़े असर रहे हैं, लोगों को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा, उस वक्त भी भारत ने सर्वाइव किया, इंडिया ने सर्वाइव किया। तो उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज बड़ी उस तरह की रहती हैं। तो इस बार भी अगर युद्ध के असर है तो उसका सीधा असर जो है वो आम जनजीवन पर तब पड़ेगा, जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि किस तरीके से अब जब तेल का जब वहां से निर्यात जो फ्यूल है, क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो जाएगा, जब ये वार होगी तो उसके बाद उसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। और इनडायरेक्टली ही सही, मगर बड़े आने वाले समय में उसके काफी बुरे परिणाम हो सकते हैं। और भारत पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ जो अनडिक्लेयर्ड सिचुएशन जो देख रहा था, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध जैसे हालात, जब जम्मू कश्मीर में फायरिंग होती थी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे अनडिक्लेयर्ड वॉर हम कहा करते थे। हालांकि अब पिछले 2 साल से शांति है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं उसके परिणाम जो होते हैं वो बड़े दुर्गम होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत नहीं चाहता कि ये एस्केलेशन हो, और उसी के लिए भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। अपनी तरफ से कोशिशें लगातार जारी है ना हो, मगर उसके साथ साथ जैसा एक्सपर्ट्स ने बताया कि चीन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में और खासतौर पे आप देखें तो इन कंट्रीज को जो पैसा कमिट कर रहा है, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं उसका जो असर है, उसका कोशिश जो है चीन की है वो इस पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति को फैलाने की है। मगर ऐसा ना हो उसके लिए भारत क्या कदम उठा सकता है, वो सरकारें जरूर इस पे विचार कर रही हैं। और हमने देखा कि पिछले कई वर्षों में अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों में जो 2 सालों में दो युद्ध चल रहे हैं इस वक्त एट प्रेजेंट, जिनका अभी तक कहीं की खत्म नहीं हुआ है, उसमें भी देखें तो भारत का एक अहम रोल रहा है। और इस बार भी दुनिया जो है भारत को इसी नजर से देख रही है कि किसी भी तरीके से ये भी जो हालात हैं ईरान और इजराइल के बीच, ये ज्यादा ना बढ़े, ताकि इसका असर जो है वो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया पे भी ना पड़े।
जिसके आसार लग भी रहे हैं कि अगर ये चीज होती है, क्योंकि ईरान ने शुरुआत कर दी, अगर इजराइल जवाब देता है और कब देता है, लेकिन उसके बाद ये चीजें बढ़ने का पूरा खतरा जताया जा रहा है। अजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस विश्लेषण के साथ। लेकिन हमारा जो सर्वे है, उस सर्वे में हमने कई और भी सवाल पूछे, और एक सवाल, क्या ईरान इजराइल के बीच टकराव को खत्म करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है? तो सर्वे में लोगों के जवाब जो निकल कर आए, उसमें 83% लोगों ने कहा हाँ, भारत ऐसा कर सकता है। वहीं 14% लोगों ने कहा नहीं, और 3% लोगों ने कहा कि इस पर वो कुछ साफ नहीं कह सकते। और इसी सर्वे के जवाब को लेकर मैं संजीव श्रीवास्तव का रुख करना चाहूंगा। संजीव जी, 83% लोग हमारे सर्वे में ये मानते हैं कि भारत एक मध्यस्थ के रूप में आगे जा सकता है, चीजों को नॉर्मलाइज कर सकता है। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां भारत के इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे हैं, भारत के ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हैं, चाबहार पोर्ट की बात हम सभी जानते हैं, तो क्या भारत को आगे बढ़ना चाहिए अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो, और क्या उसका कोई हल निकलेगा? संजीव जी। राजीव जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, और मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वॉइस ऑफ विजडम है। भारत बुद्धिमत्ता की आवाज है, भारत विवेक की आवाज है। भारत की जो आवाज है उसे भारत बहुत जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे, जो उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से स्पष्ट सीधे कहे थे कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, ये जो शब्द है उनकी प्रासंगिकता आज कहीं ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और विश्व के नेताओं को इसके बारे में गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ये विजनरी शब्द थे। और राजीव जी, जैसा कि मेजर जनरल सुधाकर जी सर ने कहा, मैं उनकी बातों को में एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि ये जो समस्या है इसकी जो जड़ है बहुत ही, और इसकी जो साजिश है बहुत ही गहरी है। जो स्टेट एक्टर्स हैं, चाइना जैसा एक्टर तो एंगेज है ही, साथ ही साथ जो आतंकवादी संगठन है, जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, जो हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ये कभी भी नहीं चाहते कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो कहीं ज्यादा इसमें सफलता मिले, अब्राहम एकॉर्ड सफल कहीं ना हो जाए, कहीं जो इजराइल का अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत करने का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, कहीं उसमें उसे सफलता ना मिल जाए, कहीं इजराइल का रीजनल इंटीग्रेशन ना हो जाए। ये जो आतंकवादी सोच है, ये जो विभाजनकारी सोच है, ये जो सभ्यताओं को लड़ाने के की जो सोच है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो सोच है, ये आज पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चाइना अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने औपनिवेशिक प्लान को ध्यान में रखते हुए, वो भी नहीं चाहता कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कहीं ज्यादा सफल हो, क्योंकि उससे उसके जो अपने एम्बिशन है उस पर खतरे पैदा होंगे। तो ऐसे समय में कि जब स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स बड़ी साजिशें रच रहे हैं और पूरे विश्व का एक ध्रुवीकरण होता जा रहा है और एक नए शीत युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में एक वॉइस ऑफ विजडम, वॉइस ऑफ होप, वॉइस ऑफ प्रूडेंस का आना बेहद आवश्यक है। हालांकि मैं यह आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की ये नीति कभी नहीं रही है कि भारत किसी एक पक्ष के कहने पर मध्यस्थता स्वीकार करेगा। भारत किसी भी तरीके का मध्यस्थता का ऑफर तभी स्वीकार करेगा जब सभी जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं भारत से ऐसा करने के लिए कहें। लेकिन जहां तक भारत की बैक चैनल के माध्यम से, भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के माध्यम से भारत की जो सलाहें होती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की मैंने शब्द कहे, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने भी अनेक राष्ट्रों के नेताओं के साथ वो लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे अनेक तरीके की वार्ताएं करते हैं, तो भारत की जो आवाज है वो गंभीरता के साथ सुनी जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे दुनिया में टकराव बढ़ेगा, ऐसे में भारत जो कि एक संतुलित विदेश नीति संचालित करता है, एक जिम्मेदारी भरा अप्रोच रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ कार्य करता है, ऐसे भारत की आवाज और अधिक प्रासंगिक होती जाएगी। और मेजर जनरल सुधाकर जी, क्या भारत को ऐसा मौका मिलता है कि वो इस टेंशन को कम करने के लिए कोई रोल निभा सकता है? तो क्या भारत को आगे जाना चाहिए? हमारे सवाल में 83% लोगों ने कहा हाँ, भारत ऐसा कर सकता है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध एक बराबर जैसे हैं। राजीव जी, बहुत धन्यवाद। ये सवाल उठाने के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और हमारे भारतीय नागरिकों का जो एस्पिरेशन, जो आशाएं हैं,
इसके लिए भी मैं बहुत कदर करता हूं और उनको सलाम देता हूं। लेकिन मैं खुद ही स्ट्रेटेजिक नेबरहुड काफी देशों का ट्रैक टू डायलॉग में पार्टिसिपेट कर चुका हूं। सर्विस के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम में, और काफी हद तक सर्विस के टाइम में करता था, बॉर्डर के साथ, चाइना के साथ पर्टिकुलरली। ये वेस्ट एशिया का जो मसला है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है। मैं तो ये कहूंगा, भारत का बोलना एक चीज है, करना एक दूसरा चीज है, इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप अंदाज नहीं लगा सकते, टीवी 31 मिनट के शो में आप बता नहीं सकते हैं इतना कॉम्प्लेक्स, छोटे से छोटे बात के साथ जुड़े हुए हैं लाखों लाखों इश्यूज। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि भारत को आज के दिन में, मैं बिल्कुल जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है संजीव साहब जो बयान दिए हैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरा जो विचार है राजीव, वो ये है कि भारत को नेशनल इंटरेस्ट की मध्य नजर रखते हुए हर कदम उठाना चाहिए। और इसलिए कह रहा हूं, आज के दिन में जब तक, जैसे साहब कह रहे हैं, श्रीवास्तव साहब, मल्टी स्टेक होल्डर, मेजर जनरल सुधाकर, मेरा सवाल इस बात को दिमाग में रखते हुए आपके सामने मैंने रखा कि अमेरिका और रूस इस सारे पछड़े से अलग रखना चाहते हैं खुद को कि चीजें एस्केलेट ना हो। पाकिस्तान ईरान के बीच पिछले कुछ ही दिन पहले उनके बीच में जबरदस्त फाइट चली है, टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने मिसाइल्स भी मारी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में, तो पाकिस्तान रोल निभा नहीं सकता। चीन यहां पर है, उसे कंटेन करने के लिए शायद भारत को यह ऑफर मिले। मैं इस सिचुएशन को देखते हुए आपके सामने बात रखी। बिल्कुल राजीव, मैं सहमत हूं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा, हर हिंदुस्तानी चाहेगा। मैं खुद ही बोल रहा था कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में भारत एक ऐसा देश है जिसका क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और कन्विक्शन की डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से हमें शांति स्थापना करना है। और भारत के अलावा और कोई है ही नहीं जिसकी बात सुनाई करेंगे। लेकिन भारत को फूक फूक के कदम रखना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये सुनिए, हमारा अगर टारगेट, हर देश, हर संस्था, हर परिवार का एक केंद्र बिंदु, सिलेक्शन ऑफ एम, मिलिट्री में ये सिखलाई दिया जाता है, आप अपना एम को सही तरीके से चुनिए। एम को चुनने के बाद उसको मेंटेनेंस ऑफ एम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में भारत का एम ये होना चाहिए 2047 तक एक ग्लोबल पावर बनना है और $30 ट्रिलियन और उससे ज्यादा की इकोनॉमी हमें बढ़ाना है। अगर ये केंद्र बिंदु है तो हमें ये देखना है। राजीव, आपके चैनल के जरिए से हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, ये लड़ाई ऐसे जगह पे फैलते जा रहा है। अगर तेल का दाम एक बैरल का $10 बढ़ता है, क्या हमारे दर्शकों को मालूम है, या व्यूअर्स को पता है? $10 आज के दिन में $90 के करीब करीब हो गया है। 90 से अगर $100 हो जाता है क्रूड ऑयल, तो इसका इंपैक्ट आपका जो ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, पता है कितना इंपैक्ट पड़ेगा? 0.5%। 0.5% का डेफिसिट आपका बन जाएगा करंट अकाउंट में। अगर ये हो जाता है, उसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर यह है कि आपका जो हर एक चीज महंगाई बढ़ेगी। इन्फ्लेशन जो आज 4 और 5% के बीच में है, ये करीब करीब 9%, 10% हो जाएगा। महंगाई जैसे और ये अक्रॉस द फ्लोर होगा, अक्रॉस द फ्लोर होगा। संजीव जी, ये इजराइल के जवाब पर डिपेंड करता है कि चीजें कहां तक जाएंगी। अब तक की हिस्ट्री ऐसी रही है कि इजराइल के ऊपर हमला करने वालों को देर सबेर उसने जवाब दिया ही है। तो इस बारे में तो किसी को मुगालता होना नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, ये आग कितनी भड़क सकती है? देखिए राजीव जी, मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल इसे रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन वो क्या डिप्लोमेटिकली इजराइल मैनेज किया जा सकता है? देखिए वर्तमान समय में इजराइल इसे रिस्पॉन्ड तो अवश्य करेगा, लेकिन जब ये जो कॉन्फ्रंटेशन है, जब ये आगे बढ़ता है, तो ऐसे में ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि विश्व के जो महाशक्तियां हैं, जिसमें कि भारत भी शामिल है, उसे और सभी को मिलकर के ये जो पूरी सिचुएशन है, इसका कहीं जो कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन ना हो जाए, इसके लिए प्रयास करने होंगे। और ये जो इस संदर्भ में भारत ने अपने जो बयान को जारी भी किया है, भारत का जो बयान बहुत ही एक जिम्मेदारी भरा, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जैसा हमेशा भारत सरकार का रहता है, उस तरह का बयान आया है कि सभी रिस्ट्रेंट बरतें, इसका वाइडर एस्केलेशन ना हो। वहीं अमेरिका का भी जो बयान है, उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका ने भी
इजराइल को सलाह दी है कि इसका वाइडर एस्केलेशन ना हो। अमेरिका ने सीधा सीधा इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करने की भी बात कही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी इस तरीके के जो सकारात्मक बयान है यदि महाशक्तियों की तरफ से आते हैं तो ये जो युद्ध है एक सीमा पर जाकर के रुक जाएगा। लेकिन जहां तक वर्तमान समय में इजराइल के ऊपर जो इतना बड़ा अनप्रेसिडेंटेड जो हमला किया गया है उसको इजराइल रिस्पॉन्ड तो अवश्य करेगा। अब ये देखना होगा कि उसके रिस्पॉन्स का मैनर क्या होगा। लेकिन जैसे आगे जो स्थितियां बनती हैं उसमें महाशक्तियों की और विश्व के जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं उनकी एक बड़ी भूमिका अवश्य होगी। और जाहिर है कि सभी को इस बात का प्रयास करना होगा कि ये जो इसका जो युद्ध का एस्केलेशन बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि इसका युद्ध से सिर्फ इजराइल और ईरान नहीं प्रभावित होंगे। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट रीजन, पूरा जो वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, और पूरा जो विश्व है वो प्रभावित होगा। खासकर जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत ज्यादा, और जब फ्यूल बोटल नेक में फंसेगा तो उसके बाद सभी के ऊपर असर पड़ना तय है। ये चीजें एस्केलेट होंगी तो उसका असर हर कंट्री पर पड़ना तय है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी और संजीव जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।